हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे LIC, DMRC, सिडबी और भी किसी भी कोई भी एग्ज़ाम जिसके अंदर करंट अफेयर या स्टैटिक जीके पूछी जाती है उसमें आने वाले कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर नज़र डालूंगा। और ये क्वेश्चन मैंने पिछले साल 2015 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें से कलेक्ट किए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इनमें से 90% क्वेश्चंस पिछले साल 2015 में जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स हुए थे और इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स हुए थे मैंने उनमें से कलेक्ट किए हैं और इनके आने वाले एग्ज़ाम्स में रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो दीज आर दी जीके क्वेश्चंस जो बैंक या इंश्योरेंस एग्ज़ाम में 2015 में पूछे गए जनवरी से लेकर दिसंबर तक। उनमें से मैंने जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्ट किए हैं और आई एम वेरी श्योर कि आने वाले एग्ज़ाम्स में ये ज़रूर पूछे जाएंगे। दूसरी बात, LIC में का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए आपको 6 महीने के करंट अफेयर करने हैं। आप क्योंकि एग्ज़ाम मार्च के पहले हफ्ते में होगा, सो आप सितंबर से लेके फरवरी तक आपको करंट अफेयर करने हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के करंट अफेयर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आप देख सकते हैं वीडियोस, और उनमें आने वाले जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने कवर कर लिए हैं। तो वो वीकली बेसिस पर मैंने कवर कर लिए हैं। जनवरी के ऑलरेडी 2 हफ्ते के करंट अफेयर आप तक मैं ला चुका हूँ और 2016 जनवरी के थर्ड हफ्ता जो आने वाले 3 दिन बाद ख़त्म होगा उसके भी MCQ में वीकली आप तक पहुँचा दूंगा। सो देखते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आने वाले एग्ज़ाम्स में चांसेस ज़्यादा हैं आने के। पहला सवाल, कौन सा राज्य है जिसने लॉन्च किया मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना? सो ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी की सरकार है यहाँ पर। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो मुझे लगेंगी इसमें मुझे बतानी चाहिए वो मैं सवाल के साथ साथ आपको बताता चलूँगा। 2015 में कुंभ मेला कहाँ पर लगा था? सो ये लगा था नासिक में, और नासिक के किनारे है नदी गोदावरी जिस पर ये मेला लगता है। जो फेमस मंदिर है इसका नाम है त्र्यंबकेश्वर, जहाँ से नासिक नदी निकलती है। और कुंभ मेला भारत में 4 जगह लगता है, हर 3 साल बाद लगता है और 4 जगह लगता है। तो टोटल कुंभ मेला का जो साइकिल है वो होता है 12 साल का। इसमें 4 जगह लगता है हर 3 साल बाद। 6 साल बाद जो कुंभ लगता है उसको बोलते हैं अर्ध कुंभ, जो सिर्फ 2 जगह पे लगता है, हरिद्वार और इलाहाबाद। और टोटल कुंभ मेला 4 जगह लगता है जिनमें सबसे पहले है नासिक, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर धाम। दूसरा, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन महाकालेश्वर। तीसरा, हरिद्वार, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे। और चौथा, इलाहाबाद, जहाँ पे प्रयाग, गंगा और यमुना जहाँ पर मिलते हैं। तो ये हैं वो 4 जगह जहाँ पे कुंभ मेला लगता है। तो 2015 में कुंभ मेला लगा नासिक में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आपको कितने साल की मैक्सिमम जेल टर्म हो सकती है? सो इसमें आपके ऊपर अगर चेक बाउंस हो जाता है तो आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है और जेल भी हो सकती है। जो जितने रुपए का चेक बाउंस हुआ है उतने का जुर्माना लग सकता है और आपको जो जेल हो सकती है मैक्सिमम वो हो सकती है 2 साल। अगला सवाल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या नाम है या उनकी प्रेसिडेंट का क्या नाम है? सो उनकी प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टीन लागार्डे। ये फ्रांस की हैं और पेशे से वकील हैं, लॉयर। अकाउंट ऑपरेट करने के लिए माइनर्स की एज लिमिट कितनी है? सो ये है 10 साल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे लोग जो किसी कारण से किसी सज़ा को भोगने वाले हैं या जिनके ऊपर फांसी लग चुकी है या उनको ये उनकी हेल्प करती है फांसी से बचाने में, सज़ा से बचाने में। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये सवाल है, तो हेडक्वार्टर है लंदन, इंग्लैंड में। इसी तरह पारसी धर्म, ये एक माइक्रो माइनॉरिटी रिलीजन है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में भी काफ़ी पारसीज हैं और काफ़ी रिच ये लोग माने जाते हैं। तो सवाल ये है कि पारसी जो धर्म है इनकी होली बुक का क्या नाम है? सो इनकी जो
पवित्र ग्रंथ है उसको बोलते हैं अवेस्ता, और ये ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म जो धर्म है उसकी भी पावन किताब है। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को। नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को बोलते हैं नेशनल यूथ डे। और स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस को बोला जाता है द सेंट ऑफ ज्ञानेश्वर। चाइना और श्रीलंका के बीच जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई उसका नाम क्या था? चाइना और श्रीलंका के बीच हुई एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज सिल्क रूट 2015। इसी तरह चाइना और पाकिस्तान के बीच भी एक्सरसाइज हुई हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो दो उनमें बहुत फेमस हैं। पहली है रैंडाई और दूसरी है शाहीन। शाहीन ईगल, इसका पूरा नाम था शाहीन ईगल। र्यूटर्स किस देश की फेमस न्यूज़ एजेंसी है? र्यूटर्स है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की फेमस न्यूज़ एजेंसी। वॉर टाइम, युद्ध के समय बहादुरी के लिए दिए जाने वाला सबसे ऊंचा अवार्ड कौन सा है? ये अवार्ड है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सिर्फ युद्ध के वक्त या किसी एक्सटर्नल एग्रेशन के वक्त दिया जाता है। इसीलिए जो आखिरी परमवीर चक्र मिला था वो मिला था 1999 में। यह मिला था कैप्टन विक्रम बत्रा को। अगर आपने LOC कारगिल पिक्चर देखी है तो कैप्टन विक्रम बत्रा की भूमिका निभाई थी अभिषेक बच्चन ने, और ये कारगिल युद्ध के दौरान इन्हें ब्रेवरी के लिए दिया गया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अंदर जो प्रीमियम भरना होगा आपको साल में, वो कितना भरना होगा? वो भरना होगा 330 रुपये। इस तरह के आपको याद रखने हैं अभी, क्योंकि इंश्योरेंस एग्ज़ाम आने वाले हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC का एग्ज़ाम आने वाला है, OIC ओरिएंटल इंश्योरेंस का एग्ज़ाम आने वाला है, GIC का एग्ज़ाम आने वाला है, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का एग्ज़ाम भी आने वाला है। इनफैक्ट इंश्योरेंस के जितने भी एग्ज़ाम है उनका सीज़न ये स्टार्ट ही हुआ है, तो सबके एग्ज़ाम अब एक एक करके आएंगे। और जितने भी इंश्योरेंस एग्ज़ाम हैं उनमें इंश्योरेंस योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे वो अटल पेंशन योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, या कोई भी योजना हो। और अगर आप इन योजनाओं के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरा गवर्नमेंट स्कीम्स वाला वीडियो देख सकते हैं। मैंने हर पॉइंट बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर कम से कम 3 वीडियोज़ हैं जो मैंने अपलोड किए हैं, और मैं कमेंट्स में उन तीनों का लिंक डाल दूंगा नीचे, जिससे आपको वो ढूंढने में आसानी हो। अगला सवाल, सार्क। सार्क होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 8 देशों का समूह है जिसको बोलते हैं सार्क। पहले सार्क में 7 देश थे, लेकिन बाद में अफगानिस्तान ने भी सार्क को ज्वाइन कर लिया तो 8 देश हो गए। तो सार्क का हेड कौन है? सार्क का हेड है अर्जुन बहादुर थापा। ही इज़ एन इंडियन, अर्जुन बहादुर थापा। अगला सवाल, नीति आयोग का CEO कौन है? ये एक सवाल पूछा गया था बैंकिंग एग्ज़ाम में अगस्त के महीने में, और तब CEO कोई और थे। मैंने इसको अपडेट कर दिया है। इनमें इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ सबके आंसर मैंने लेटेस्ट अपडेट कर दिए हैं। अगर जिनमें कोई बदलाव थे वो मैंने सारे अपडेट कर दिए हैं। नीति आयोग का जो पुराना CEO थी वो थी सिंधु श्री खुल्लर, लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले नीति आयोग का नया CEO बना दिया गया है मिस्टर अमिताभ कांत को। बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। और नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग का जो प्रेसिडेंट है, जो चेयरमैन है, वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और नीति आयोग का जो वाइस चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन उनका नाम है अरविंद पंगरिया। ये सवाल भी काफ़ी पूछा जाता है कि नीति आयोग का वाइस चेयरमैन कौन है? आंसर है अरविंद पंगरिया। और नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन एक नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी आपको याद रखना है। ICC का नया चेयरपर्सन कौन है? ICC का नया चेयरमैन पहले थे N श्रीनिवासन, लेकिन N श्रीनिवासन को हटा दिया गया, वो करप्शन चार्जेस में पकड़े गए। और जिस IPL टीम यानी चेन्नई के वो मालिक थे, उस पद से भी उन्हें हटा दिया गया, और जो टीम थी उसे भी IPL से बर्खास्त कर दिया गया। तो अब नए जो बने हैं ये BCCI के चेयरमैन भी हैं और ICC के चेयरमैन भी हैं। इनका नाम है शशांक मनोहर।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो सवाल इस तरह से आया था कि आईओसी का प्रेसिडेंट कौन है। इसमें आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। अगर आप ये आईओसी की फुल फॉर्म सोचेंगे कि ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है तो आंसर गलत हो जाएगा। सो आपको ऑप्शंस ध्यान से देखने हैं और क्वेश्चन भी ध्यान से देखने हैं। सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट कौन है? सो ये है मिस्टर थॉमस बाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाविंसी कोड किताब किसने लिखी है? ये एक बहुचर्चित किताब है जो लिखी है डैन ब्राउन ने, और इसमें इनकी एक पूरी सीरीज़ है डाविंसी कोड। इस पर पिक्चर भी बन चुकी है। नेक्स्ट, ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो मैं समझता हूँ ज़रूर पूछा जाएगा। गो सेट अ वॉचमैन किताब किसने लिखी है? ये लिखी है हार्पर ली ने। और हार्पर ली, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हार्पर ली ने लगभग 40 साल बाद कोई किताब लिखी है। हार्पर ली की जो पुरानी किताब है उसका नाम है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, और ये आज तक की सबसे महान लिखी हुई किताबों में से एक है। इस पर पिक्चर भी बन चुकी है जिसने कई ऑस्कर अवार्ड भी जीते। सो हार्पर ली की किताब थी टू किल अ मॉकिंग बर्ड, और अब उन्होंने लिखी है लगभग 40 साल के बाद गो सेट अ वॉचमैन। उसके बाद भारत का बिगेस्ट एम्प्लॉयर, यानी भारत में वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करती है? सो वो है इंडियन रेलवेज़। इंडियन रेलवेज़ दुनिया में 8वें नंबर पे आती है जो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करती है यूएस मिलिट्री, और लगभग 34 लाख लोगों को रोजगार देती है। भारतीय रेलवे की अगर मैं बात करूं तो 14 लाख लोगों को रोजगार देती है। और भारत में दूसरे नंबर पे और दुनिया में 9वें नंबर पे जो रोजगार देती है वो है भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी, जो लगभग 13 लाख लोगों को रोजगार देती है, 1.3 मिलियन। अगला सवाल, पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित विश्व मोहन भट्ट बहुत ही एक महान संगीतकार हैं और म्यूजिशियन हैं। इन्होंने वीणा और गिटार, वीणा प्लस गिटार, इन दोनों को मिलाकर एक अपना ही खुद का यंत्र बनाया है जिसको बोलते हैं मोहन वीणा। सो आंसर है मोहन वीणा। मोहन वीणा का मतलब होता है वीणा और गिटार, दोनों को मिलाकर इन्होंने बनाया है। और मैंने भी इनका लास्ट टू लास्ट ईयर अहमदाबाद में कॉन्सर्ट देखा था। इंडिया इज वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिशियंस इन इंडिया। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय बोलते हैं जो एनआरआईज होते हैं, जो भारत में नहीं रहते लेकिन भारत की ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा हाथ है, चाहे वो रेमिटेंस के थ्रू हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू हो, एजुकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू हो। प्रवासी भारतीय दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। और इसमें बेसिकली जो भी एनआरआई हैं उनकी इम्पोर्टेंस जो है उन्हें बताई जाती है। एनआरआईज की इम्पोर्टेंस, भारत के योगदान के अंदर उसको सराहा जाता है, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। उसके बाद पूछते हैं अक्सर कि नरेगा की फुल फॉर्म क्या है? नरेगा की फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आपसे अगर पूछें कि मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है तो आप उसमें महात्मा गांधी जोड़ सकते हैं, बाकी फुल फॉर्म सेम रहेगी। सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, वो है मनरेगा या नरेगा, तो दोनों की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। नरेगा वो स्कीम है जिसके अंदर जो रूरल इंडिया है वहाँ पे गारंटेड एक फिक्स दिनों के लिए लोगों को रोजगार मिलता है। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये लोग इनको एक रोजगार का साधन मिल जाता है, और दूसरा गांव में रहने वाले लोग शहरों की ओर पलायन नहीं करते, इससे वो गांव में ही रहते हैं और गांव के विकास में मदद करते हैं। इंटरनेशनल रेफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? रेफ्यूजी उनको बोलते हैं जो एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश जाते हैं, चाहे वो काम की तलाश में, चाहे वो अपनी जान बचाकर भागना यानी सुरक्षा के लिए, चाहे वो कैरियर के लिए, उनको बोलते हैं रेफ्यूजीज़। और रेफ्यूजी जनरली दो तरह के रेफ्यूजी होते हैं, एक जो इलीगल माइग्रेशन करते हैं और दूसरे जो लीगली जाते हैं। जैसे सीरिया की अगर मैं बात करूं, सीरिया से इस साल लाखों रेफ्यूजीज़ कई कंट्रीज़ में गए हैं, जैसे जर्मनी, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट्सेट्रा। और अंतर्राष्ट्रीय रेफ्यूजी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो डेज़ हैं उस पर सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हर पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें डेज़ पूछे होंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें किसी देश की राजधानी, किसी देश की मुद्रा। तो इस सब पर मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप कंट्री कैपिटल वाला जो मेरा वीडियो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके का जो वीडियो है वो देखना मत भूलिएगा, उस पे से काफ़ी क्वेश्चन आप एलआईसी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अक्टूबर के महीने से लेकर अब तक मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं वो देख लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट 100% स्कोर कर सकते हैं। अलग से किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप निश्चिंत रहिए, जितने भी वीडियो अवेलेबल हैं ऑलरेडी वो एनफ है। फिर भी मैं एक वीडियो
स्पेशल इंश्योरेंस अवेयरनेस के ऊपर अपलोड कर दूंगा 2 या 3 दिन में, जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा। अगला सवाल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक दोनों का ही हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। भूटान की मुद्रा पूछी जाती है। भूटान भारत का पड़ोसी देश है और भारत का प्रोटेक्टोरेट है। भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू। इसे दुनिया का सबसे खुश देश बोलते हैं। यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में लगभग हर साल भूटान नंबर 1 आता है। और पवन चक्कियों का बादल फटते हैं यहाँ पर, तो क्लाउड बर्स्टिंग का देश इसे बोलते हैं। और भूटान की जो करेंसी है वो है नगुल ट्रम। नगुल ट्रम और एक नगुल ट्रम 1 रुपये के बराबर है, तो लगभग भारत और भूटान की करेंसी सेम है। ब्रिक्स का प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। ब्रिक्स आप जानते हैं 5 देशों ने मिलकर बनाया हुआ है ब्रिक्स, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स ने जो बैंक बनाया है वो है एनडीबी। ये भी पूछते हैं कि एनडीबी क्या है? एनडीबी है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है ब्रिक्स ने। सो एनडीबी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक का प्रेसिडेंट कौन है? ब्रिक्स का प्रेसिडेंट कौन है? ये है भारतीय, इनका नाम है केवी कामत। ये इन्फोसिस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रह चुके हैं और आईसीआईसीआई बैंक के भी ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे रह चुके हैं। सो भारत में आप जानते हैं अभी तक 100 अमेंडमेंट हो चुके हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में जब संशोधन होता है उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन चाहिए तो आपको संसद में बिल पास करना होता है, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सिर्फ संसद में इशू हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा के अंदर। किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। इसको कोई पब्लिक मेंबर यानी कि मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर दोनों इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसको पास कराने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, जिसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। और ये 2/3 मेजोरिटी हाउस की ओवरऑल स्ट्रेंथ का 1/2 होना चाहिए। अभी तक हमारा जो संशोधन है 100 संशोधन हो चुके हैं, ये आपको याद रखना है। कुछ संशोधन तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ, या 44th अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट के अंदर सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी, बहुत सारे वर्ड ऐड किए गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट ऐड किया गया था। 44th अमेंडमेंट के अंदर हमने राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया था फंडामेंटल राइट से। तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, इनकी अलग अलग सबकी इंपॉर्टेंस है और ये सारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन ये करंट अफेयर्स के रूप में नहीं पूछे जाएंगे, इसीलिए ये एसएससी और एफसीआई और रेलवेज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सो भारत के संविधान में 100 संशोधन हो चुके हैं। तो जो लेटेस्ट संशोधन है वो कौन सा था? लेटेस्ट संशोधन जो हुआ है वो हुआ है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भारत और बांग्लादेश के बीच में। और ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच में। अगला सवाल, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसको रिसेंटली अप्रूवल मिल गया है कौन से देश में बिजनेस करने के लिए? सो LIC को अप्रूवल मिल गया है बांग्लादेश में बिजनेस करने को। LIC की अब शाखाएं बांग्लादेश में खुली जाएंगी और बांग्लादेश के लोग भी LIC की पॉलिसीज़ को एम्ब्रेस कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जिसको बोलते हैं FMC, ये ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल गया है? अब ये दो एक हो गए हैं। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को मर्ज कर दिया गया है सेबी के साथ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ। सो ये भी आपको याद रखना है। अब FMC नाम की भारत में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अब सिर्फ है सेबी जो कि पहले से है ही, और इसके अंदर FMC को मर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा गया नवंबर के महीने में कि भारतीय वो कौन सी फिल्म थी जिसे क्रिटिक्स प्राइज मिला 68वें कांस फिल्म फेस्टिवल में। कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस का फिल्म फेस्टिवल है और इसमें जो भारतीय फिल्म को अवार्ड मिला वो है मसान। इसके अलावा पूछते हैं ओमकारेश्वर डैम कहाँ पर है, कौन सी नदी के ऊपर है? ये है नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी पे 2 इंपॉर्टेंट डैम है, एक तो है ओमकारेश्वर डैम, दूसरा है सरदार सरोवर डैम। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। नर्मदा नदी आप जानते ही हैं, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक मैकाल के पहाड़ों में, सतपुरा के पहाड़ों में एक इम्पॉर्टेंट जगह है। और नर्मदा नदी वो नदी है जो सतपुरा और विंध्या दोनों के पहाड़ों में के बीच में बहती है। रिफ्ट वैलीज़ के अंदर ये बहती है और एस्चुरी बनाती है। मध्य प्रदेश से ये महाराष्ट्र जाती है, महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात जाती है, और गुजरात में जो शहर नर्मदा के किनारे है उसको बोलते हैं भारूच। जबलपुर में जब ये नदी निकलती है जबलपुर से, तो ये वहाँ धुआंधार वाटरफॉल भी बनाती है, जिसको कपिल धारा या गौतम धारा भी बोला जाता है, और जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है जॉग फॉल के बाद। तो भारत का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो है जॉग फॉल, जो श्रावती नदी पे है कर्नाटक में। अगला सवाल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और ये है उत्तराखंड में।
जिम कॉर्बेट कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। ये उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं एरिया के अंदर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो जिम कॉर्बेट एक मशहूर टाइगर के शिकारी थे, और कुमाऊं के जो गांव हैं वहाँ पर जो टाइगर हैं उनका काफ़ी आतंक था। उनसे निजात दिलवाने के लिए, उनसे बचाने के लिए गांव वालों को जिम कॉर्बेट को बुलाया गया था, और इन्होंने वहाँ पर काफ़ी शेरों का शिकार किया था और गांव वालों को जो टाइगर का जो खूंखार टाइगर हैं उनसे बचाया था। इन्हीं के नाम पर बनाया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। काइगा एटॉमिक पावर प्लांट ये कहाँ पर है? काइगा एटॉमिक पावर प्लांट है उत्तर कन्नड़ यानी कर्नाटका में। ये काली नदी के ऊपर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का पुराना नाम क्या था? उससे ये एसबीआई एक्ट के थ्रू बनाया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसका पुराना नाम है एसबीआई का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारत ने किस देश के साथ 5 साल के लिए यूरेनियम की डील साइन करी है? ये देश है कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडियो, इनके साथ ये डील साइन हुई है। और इनफैक्ट कनाडा ने अभी लगभग 40 साल के बाद भारत में पहला शिपमेंट भेजा है, जिसमें लगभग 200 से 250 टन यूरेनियम भारत में आया है। फ्लॉयड मेवेदर ये कौन सा खेल खेलते हैं? फ्लॉयड मेवेदर अपनी पूरे कैरियर में एक भी फाइट नहीं हारे, ये हैं बॉक्सर। फ्लॉयड मेवेदर ने जो पिछले साल एक बहुत ही मशहूर लड़ाई थी उसमें हराया मैनी पकियो को। मैनी पकियो हैं फिलीपींस के। इसको इस सदी की सबसे इंपॉर्टेंट फाइट भी बोला गया था, फाइट ऑफ द सेंचुरी। और फ्लॉयड मेवेदर कौन से देश के हैं? फ्लॉयड मेवेदर हैं यूएसए के। टेस्ट ऑफ माई लाइफ किताब किसने लिखी है? ये आत्मकथा है मशहूर बल्लेबाज युवराज सिंह की। इसमें इन्होंने अपना पूरा जो इनके स्ट्रगल हैं, आप जानते हैं युवराज सिंह को बीच में कैंसर भी हो गया था, पर उससे उन्होंने स्ट्रगल किया और भारतीय टीम में वापसी की, तो ये सब उसमें लिखा है किताब के अंदर, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कियोलाडियो नेशनल पार्क कहाँ पर है? कियोलाडियो नेशनल पार्क का पुराना नाम था भरतपुर नेशनल पार्क। इनफैक्ट इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी बोलते थे। इसका नया नाम है कियोलाडियो नेशनल पार्क, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भरतपुर नेशनल पार्क, भरतपुर बर्ड सेंचुरी और कियोलाडियो नेशनल पार्क एक ही है, ये है राजस्थान के अंदर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट कब पास हुआ भारत में सबसे पहले? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट लागू हुआ था 1912 में। भारत में जितने भी रीजनल रूरल बैंक हैं उनका रेगुलेटरी बॉडी कौन सा है? उनको रूरल बैंक्स को रेगुलेट करता है नबार्ड। नबार्ड 1982 में बना था और ये भारत का एग्रीकल्चर बैंक है रूरल डेवलपमेंट के लिए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये चाइना डोमिनेटेड बैंक है। इसमें लगभग 30% हिस्सा चाइना का है और बाकी देश बहुत सारे हैं, इसमें एशिया के कंट्रीज़ हैं। रिसेंटली अगर मैं गलत नहीं हूँ तो न्यूजीलैंड भी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मेंबर बना है और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में एज एक्सपेक्टेड। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है जिन लीकन। ये चाइना के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना। ये हैं इसके प्रेसिडेंट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। कम से कम एक बैंक ऐसा जरूर आएगा जिसका हेडक्वार्टर आपसे जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद अटल पेंशन योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है ये। इसमें एज लिमिट पूछी है। अटल पेंशन योजना के लिए आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40 साल। उसके बाद पूछा गया कि ये किताब किसने लिखी है? कश्मीर द वाजपेयी ईयर, यानी वाजपेयी के, अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में कश्मीर से हमारी क्या पॉलिसी थी, क्या पाकिस्तान से पॉलिसी थी, इसके ऊपर ये किताब लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये लिखी है मिस्टर A.S. दुलात ने। अगला सवाल, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर कवरेज कितना मिलेगा? इसके अंदर जो मैक्सिमम कवरेज है डिसेबिलिटी कवर जिसे बोलते हैं, और अगर आपकी असामयिक मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, तो उसमें आपको मिलेंगे 2 लाख रुपए। और अगर अपंगता है, कोई पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए, तो उसमें मिलेंगे 1 लाख रुपए। इसका आंसर है 2 लाख रुपए। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 सितंबर को, 27 सितंबर एवरी ईयर। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये है बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप जानते हैं, देखिए इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको गैस भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गया वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध को निर्वाण मिला था। आपने बोधि ट्री का नाम सुना होगा, बुद्ध का जो वृक्ष है, गया के अंदर बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है,
उसके नीचे भगवान बुद्ध को मोक्ष मिला था, निर्वाण मिला था। और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप ये गैस कर सकते हैं आंसर अगर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जाएं तो। कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है? वेरी फेमस टेम्पल, बहुत ही फेमस टेम्पल है कामाख्या, ये है गुवाहाटी में। और जब मैंने गुवाहाटी बोल रहा हूँ तो अब स्टेट गैस करना आसान हो जाएगा, गुवाहाटी है असम में। इनफैक्ट जो असम की राजधानी है दिसपुर, वो भी गुवाहाटी का एक हिस्सा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक बिल्कुल वैसा है जैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, बस फ़र्क इतना है एशियन डेवलपमेंट बैंक में जापान का सबसे ज़्यादा हिस्सा है, इसलिए ये जापान डोमिनेटेड बैंक है और इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कई लोग ये क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं क्योंकि जापान में है तो लोगों को लगता है कि जापान के अंदर यानी टोक्यो में या जापान के किसी और शहर में इसका हेडक्वार्टर होगा, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में और मनीला है फिलीपींस की राजधानी, ये आपको याद रखना है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो है ताकेहिको नकाओ, ये नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि ये जापान डोमिनेटेड बैंक है इसलिए इसका प्रेसिडेंट भी जैपनीज़ है। सो मिस्टर ताकेहिको नकाओ भी जैपनीज़ है। इसी तरह न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैंने आपको अभी बताया था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है एनडीबी, और ये बैंक स्टार्ट किया था ब्रिक्स ने, BRICS, ब्रिक्स। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। 29 जुलाई को हर साल क्या मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड टाइगर डे, टाइगर कंजर्वेशन डे। टाइगर्स को बचाने के लिए ये एक पहल है और भारत में भी जो टाइगर को बचाने के लिए जो पहल है वो काफ़ी सक्सेसफुल हुई है। एक समय अगर आपको याद हो सिर्फ लगभग 1400 टाइगर बचे थे, अब उनकी संख्या बढ़ के लगभग 1900 तक पहुंच गई है और ये बढ़ रही है धीरे धीरे। भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है? भारत का सबसे लंबा डैम है हीराकुंड। हीराकुंड बना है महानदी के ऊपर उड़ीसा के अंदर, और महानदी कटक राज्य से होके गुजरती है। उड़ीसा की एकमात्र नदी है, इसको सौरो ऑफ उड़ीसा भी बोलते हैं क्योंकि ये उड़ीसा में काफ़ी क्रॉप डैमेज करती है, काफ़ी तबाही मचाती है, बाढ़ इसके थ्रू आती है। वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड मैरीटाइम, मैरीटाइम मतलब जो समुद्र से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसको बोलते हैं मैरीटाइम। सो वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है लंदन में। मैंने एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर बताया था लंदन में, वो थी एमनेस्टी इंटरनेशनल। सो KSE 1000 स्टॉक एक्सचेंज कौन से देश का स्टॉक एक्सचेंज है? के से मतलब है यहाँ कराची, कराची स्टॉक एक्सचेंज, ये है पाकिस्तान का। पाकिस्तान वैसे एक बैंकरप्ट दिवालिया कंट्री है और इसकी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है। तेहरी डैम कहाँ है? तेहरी, तेहरी गढ़वाल, ये है उत्तराखंड में, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये आसान क्वेश्चन है। टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम, ये कहाँ पर है? ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस म्यूजियम है, टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम, और नरेंद्र मोदी भी इसमें गए थे पिछले साल जब वो गए थे चाइना, तो आंसर है चाइना। उसके बाद मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए? स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए है 100 करोड़। उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट कितना है जो आप NEFT से नेपाल भेज सकते हैं? सो ये अमाउंट है 50,000 रुपये। वैसे NEFT के अंदर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, आप कितना भी अमाउंट भेज सकते हैं और कोई मिनिमम लिमिट भी नहीं होती। NEFT को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, और ये इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, इसमें कोई लोअर लिमिट नहीं है और इसमें जो पैसा जाता है वो बैचेज़ में जाता है। और ये फ़र्क है RTGS और NEFT में, दोनों से आप पैसा भेज सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। RTGS में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी रियल टाइम में पैसा जाता है, यानी आप अभी पैसा भेजेंगे तो तुरंत वो उसी वक्त पहुंच जाएगा RTGS से, लेकिन NEFT में बैचेज़ में जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप मंडे को 1:10 पे भेज रहे हैं तो वो 2 बजे वाले बैच में जाएगा या जो भी अगला बैंक में बैच होगा उसमें जाएगा, और अगर आप रात को भेज रहे हैं आखिरी बैच में तो वो अगले दिन सुबह जाएगा। इसी तरह अगर कोई बीच में नेशनल हॉलीडे पड़ जाती है या कोई संडे पड़ जाता है तो फिर वो मंडे को सुबह पहले बैच में जाएगा। तो इसलिए RTGS में पैसा भेजना ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन RTGS में मिनिमम 2 लाख रुपए भेजे जा सकते हैं। तो इसीलिए जो रोज़मर्रा की ट्रांजैक्शन है लोग उसमें NEFT यूज़ करते हैं, RTGS यूज़ नहीं करते। RTGS बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होता है। RTGS के अंदर भी कोई अपर लिमिट नहीं है। अगला सवाल, गिफ्ट, गिफ्ट क्या है? गिफ्ट है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी, यानी सवाल था कि गिफ्ट कौन से भारतीय स्टेट से रिलेटेड है, तो आंसर है गुजरात। गुजरात में BJP की सरकार है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात की मुख्यमंत्री हैं आनंदीबेन पटेल। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, इज़राइल, इज़राइल की करेंसी क्या है? इज़राइल की करेंसी है इज़राइली न्यू शकेल, ये आपको याद रखना है। और इज़राइल की जो राजधानी है वो भी आपको पता होनी चाहिए, इज़राइल की राजधानी है तेल अवीव। तजिकिस्तान की राजधानी पूछी है एग्जाम में, तजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे, थोड़ी सी मुश्किल है इसलिए मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, दुशानबे।
इब्सा, इब्सा में मेंबर कंट्री कौन से हैं? इब्सा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 3 मेंबर हैं, आई से इंडिया, बी से ब्राज़ील और एस ए से साउथ अफ्रीका, और ये तीनों कंट्री ब्रिक्स के मेंबर भी हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम अमाउंट आप कितना डिपॉजिट कराना होगा आपको साल में? सुकन्या समृद्धि योजना वो योजना है जिसमें लड़कियों के लिए आप अकाउंट खोल सकते हैं, मैक्सिमम 2 अकाउंट खोल सकते हैं, और इसमें साल में मिनिमम आपको 1,000 रुपये जमा कराने होंगे। जब लड़की 21 साल की हो जाएगी वो पैसा विड्रॉ कर सकती है, या फिर अगर उसकी शादी है और 18 साल की उम्र, आप जानते हैं लड़की के लिए जो बालिग एज है वो है 18 साल, तो उसमें वो 50% पैसा विड्रॉ कर सकती है। वुमेन को एम्पावर करने के लिए, वुमेन की पढ़ाई के लिए, सेहत के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, और जो ओवरऑल स्कीम, अम्ब्रेला स्कीम जिसके अंडर ये स्टार्ट की गई थी, उसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? सो ये है मणिपुर के अंदर, मणिपुर जहाँ से मैरी कॉम आती हैं। मणिपुर भारत का नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है। अगला सवाल, 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से भारत की रूरल पॉपुलेशन कितनी है? भारत की ऐसी कितनी जनता है, कितनी ऐसी जनसंख्या है जो गांव में रहती है? तो भारत में लगभग 70% आप याद रख सकते हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है 69.84। इसके अलावा आपको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी डिटेल में पढ़ना है। काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट कहाँ पर है? सो काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट है दुर्गापुर में। दुर्गापुर अपने स्टील प्लांट के लिए भी फेमस है, और यह है पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला इंडस्ट्रियल डिफेंस पार्क कहाँ पर है, कहाँ पर बनाया गया? यह बनाया गया ओट्टापल्लम, केरला के अंदर। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, जिसके अंदर गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे, रूरल डेवलपमेंट स्कीम है एक तरह की ये। इसके अंदर इसकी डेडलाइन कितनी है, कब तक ये घर बनाए जाएंगे? ये घर बनाए जाएंगे 2022 तक। ये सवाल भी 3-4 एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ कवर किया है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, एक हेडक्वार्टर तो कोई ना कोई ज़रूर आएगा, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो। इस पर आप मेरा स्टैटिक जीके का वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने सारे हेडक्वार्टर कवर किए हैं। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूनिसेफ है बच्चों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चों का भला करती है, बच्चों के जो हेल्थ एजुकेशन उन सब पे फोकस करती है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। उसके अलावा भारत में जो म्यूचुअल फंड है उनको कौन रेगुलेट करता है? म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला सवाल, बाराबती स्टेडियम कहाँ पर है? बाराबती स्टेडियम है कटक, उड़ीसा के अंदर। कटक जैसा मैं बता चुका हूँ, महानदी के किनारे है कटक। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है कजाकिस्तान की? कजाकिस्तान की करेंसी है कजाक तेंगे। कजाक तेंगे इज द करेंसी ऑफ कजाकिस्तान। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है मुंबई, महाराष्ट्र में, संजय गांधी नेशनल पार्क। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? सो साउथ कोरिया की और नॉर्थ कोरिया की दोनों की करेंसी एकदम सेम है। साउथ कोरिया की करेंसी है वन, इन दोनों करेंसी को बोलते हैं वन। अगर आप सारे देश की करेंसी याद रखना चाहते हैं तो मेरा करेंसी वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत आसान मैंने आपके लिए कर दिया है याद रखना। कैपिटल करेंसी के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हैं। साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो भी पूछी जाती है, वो है सियोल। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी भी पूछी जाती है, और नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योनियांग। नॉर्थ कोरिया एकदम दुष्ट कंट्री है, एक बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया जाता है, डिक्टेटर तानाशाही इसमें माहौल है। और नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है उसका ये एक जोंग डायनेस्टी है जो इस पे पिछले 50 साल से राज कर रही है। पहले थे किम जोंग सुंग, फिर थे उनके बेटे किम जोंग इल, अब हैं किम जोंग ऑन। तो यही बाप बेटे इस पे राज करते हैं, और सिर्फ सेना के ऊपर खर्च करते हैं। बहुत ज़्यादा भूखमरी है इस देश के अंदर, बहुत गरीब देश है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन फिर भी मिलिट्री पे खर्चा बहुत ज़्यादा करता है। न्यूक्लियर बॉम्ब इन्होंने बनाया हुआ है, और अमेरिका के बहुत बड़े दुश्मन है, साउथ कोरिया के बहुत बड़े दुश्मन है। इनफैक्ट साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच जो बॉर्डर है उसे बोलते हैं डीमिलिटराइज जोन, और डीमिलिटराइज जोन दुनिया का सबसे डेंजरस एरिया बोला जाता है। एक तरफ नॉर्थ कोरिया इतनी पीछे रह गया है, नॉर्थ कोरिया सिर्फ चाइना का एक दोस्त है और वर्ल्ड से आइसोलेटेड कंट्री है, इस कंट्री में इंटरनेट तक नहीं है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया एक आदर्श देश है, जैसा होना चाहिए, बहुत ही कम समय में विकसित देश बन गया है। साउथ कोरिया में सैमसंग, एलजी, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, ह्यूंडई वगैरह, ये सब ब्रांड साउथ कोरिया के हैं, और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। एक अभी रिसेंटली किताब लिखी गई है जिसका नाम है 37 ब्रिजेस एंड अदर स्टोरीज। ये किताब किसने लिखी है? ये लिखी है आमिर हुसैन ने। उन्हीं की किताब के लेखक कौन है? उन्हीं की किताब के लेखक हैं विद्यासागर रॉय। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं कवर कर रहा हूँ। एक और किताब है जो कसूरी ने लिखी है, ये भी एग्ज़ाम में आ सकती है। कसूरी ने जो किताब लिखी है उसका नाम है नाइदर अ हॉक नॉर अ डव।
अगला सवाल, पोटाला पैलेस कहाँ पर है? पोटाला पैलेस है तिब्बत चाइना में। पोटाला पैलेस बोलते हैं दलाई लामा के घर को। दलाई लामा का जो तिब्बत के अंदर ऑफिशियल रेजिडेंस है उसका नाम है पोटाला पैलेस। जैसे हमारे यहाँ भारत में होता है राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन्स, रेजिना हिल जहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं, उसी तरह पोटाला पैलेस में तिब्बत में दलाई लामा रहते हैं। दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, दलाई लामा एक रिलीजियस पोस्ट है। तो जो भी व्यक्ति क्लर्जी या रिलीजियस पोजीशन में सबसे टॉप पे होता है तिब्बत में, उसको दलाई लामा बोलते हैं। और अब ऐसे पोटाला पैलेस में कोई रहता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं तिब्बत के ऊपर चाइना का कब्ज़ा है, और यही इसलिए वो वहाँ से एग्जाइल में हैं, वो भागकर इंडिया में रहते हैं धर्मशाला के अंदर। सॉफ्ट बैंक एक जापानीज़ कंपनी है, जापानी टेलीकॉम कंपनी है। ये भी आपको याद रखना है कि सॉफ्ट बैंक कौन से देश की कंपनी है। $10 बिलियन भारत में इन्वेस्ट कर चुकी है एफडीआई के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने नरेंद्र मोदी का स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया देखा होगा परसों, उसमें भी सॉफ्ट बैंक ने कमिट किया है भारत को $10 बिलियन इन्वेस्ट करने का। $2 बिलियन ऑलरेडी सॉफ्ट बैंक भारत में इन्वेस्ट कर चुकी है। और सॉफ्ट बैंक का सीईओ एक भारतीय, हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। इनका नाम है निकेश अरोड़ा। निकेश अरोड़ा की जो साल की सैलरी है वो है लगभग 600 करोड़, प्लस इनके जो स्टॉक ऑप्शंस हैं वो अलग। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ये जो सेंट्रल एशिया के ये कंट्री हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, इन सब के आपको नाम, करेंसी ये याद रखने हैं, बहुत ही डिफिकल्ट है ये, सो इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है नेल्सन मंडेला के जन्मदिन के दिन। नेल्सन मंडेला का जो ह्यूमन राइट्स में जो इम्पोर्टेंस है, मानवता में योगदान है, उसको सराहने के लिए मनाया जाता है नेशनल मंडेला डे, और ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। मुंद्रा पावर प्लांट कहाँ है? मुंद्रा पावर प्लांट ये एक प्राइवेट पावर प्लांट है। मुंद्रा पावर प्लांट अदानी का पावर प्लांट है। ये मुंद्रा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। मुंद्रा पोर्ट इनफैक्ट एक प्राइवेट पोर्ट है, इस पे ज़्यादातर भाग अदानी का है। शुभम जगलन कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये बच्चा है शुभम जगलन, और एक और बच्चा है रणवीर सिंह सैनी। दोनों के नाम याद रखने हैं, दोनों गोल्फ खेलते हैं। इन्होंने पिछले साल काफ़ी टूर्नामेंट जीते हैं गोल्फ के अंदर, और बहुत कम एज उम्र है। आई थिंक रणवीर सैनी की 13 साल है और शुभम जगलन की 13-14 साल है। सो ये दोनों खिलाड़ी खेलते हैं गोल्फ, शुभम जगलन और रणवीर सिंह सैनी। रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ है? ये सवाल काफ़ी बार पूछा जा चुका है। रणथंबोर नेशनल पार्क है सवाई माधोपुर, राजस्थान के अंदर। कारगिल विजय दिवस हम कब मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस मनाते हैं हम 26 जुलाई को। ये वो दिन है जिस दिन हमने कारगिल पे इंपॉर्टेंट पोस्ट्स होल्ड कर लिए थे, और भारत ने लगभग विजय प्राप्त कर ली थी कारगिल में। ऑपरेशन विजय इसका नाम था, ये भी आपको याद रखना है। कारगिल में जो हमारा आर्मी ने ऑपरेशन किया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। आप जानते हैं अभी कुछ हफ्ते पहले, कुछ हफ्ते नहीं शायद 2 हफ्ते पहले ही, पठानकोट के अंदर भी आतंकवादी घुस आए थे भारत में। पठानकोट है पंजाब के अंदर, और उसमें आर्मी ने जो ऑपरेशन किया था उसका नाम है ऑपरेशन ढंगू। इसमें हमारे जो आर्मी थे, एनएसए, इनफैक्ट सिर्फ आर्मी ही नहीं थी इसमें, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी और हवलदार भी थे बहुत सारे इसमें, और बहुत सारे लोगों ने, सबने मिलके आतंकवादियों पे विजय प्राप्त की पठानकोट के अंदर। इसका नाम था ऑपरेशन ढंगू। काकरापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है भारत में? सो ये है गुजरात के अंदर। इसी तरह विंटर ओलंपिक्स कहाँ होंगे 2022 में? ये होंगे बीजिंग। बीजिंग है चाइना की राजधानी, यहाँ पर होंगे विंटर ओलंपिक्स। और बीजिंग वर्ल्ड का पहला ऐसा शहर है जिसमें समर ओलंपिक्स भी और विंटर ओलंपिक दोनों कंडक्ट हो जाएंगे। इसमें बीजिंग में जो नॉर्मल ओलंपिक खेल होते हैं, समर ओलंपिक, वो हुए थे 2008 के अंदर। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये है रोम में। रोम है इटली की राजधानी। व्हीलर आइलैंड, इनका नाम पलट के क्या रख दिया गया? व्हीलर आइलैंड का नाम पलट के रख दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ये उड़ीसा के आइलैंड। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? ये क्वेश्चन भी 4-5 एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है पिछले साल। स्विट्जरलैंड की मुद्रा है स्विस फ्रैंक। किलिमंजारो कहाँ पर है? किलिमंजारो है तंजानिया में, अफ्रीका में। इनफैक्ट अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, इसलिए ये बहुत फेमस है। और ये अगर मैं ये दुनिया है, तो ये बीच की जो इसको 2 भागों में बांटती है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर है तंजानिया के अंदर, यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हाइट इसमें इतनी ज़्यादा है इसलिए किलिमंजारो एकदम ठंडा है। तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि कई बार ये सवाल ऐसे पूछा जाता है ज्योग्राफी में कि कोई ऐसी जगह बताओ जो इक्वेटर के ऊपर है लेकिन फिर भी ठंडी है, तो आंसर है किलिमंजारो। जोशना चिनप्पा कौन सा खेल खेलती हैं? जोशना चिनप्पा वर्ल्ड नंबर दुनिया के 5 सबसे बड़े स्क्वॉश प्लेयर में गिनी जाने लगी हैं। ये खेलती हैं स्क्वॉश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है पेरिस में। पेरिस में भी कहाँ? शतो दे ला म्यूत, पेरिस, फ्रांस। पिपावाव शिपयार्ड कहाँ पर है? पिपावाव शिपयार्ड है गुजरात में। खंजर 2015, ये कौन से दो देशों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, स्पेशल एक्सरसाइज हुई? ये हुई भारत और किर्गिस्तान के बीच, खंजर। इसी तरह भारत और श्रीलंका के बीच भी हुई स्लिनेक्स 2015, और मित्र शक्ति भारत और चाइना के बीच में भी हुई हैंड इन हैंड। भारत ने भी कई देशों के साथ एक्सरसाइज की है, रशिया के साथ की, श्रीलंका के साथ की, मालदीव्स के साथ की। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं डिफेंस वाला, उसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवर की हैं बहुत ही डिटेल में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम, केरला के अंदर। दो कम से कम आपको याद रखने हैं, श्रीहरिकोटा जहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है आंध्र प्रदेश में, और दूसरा है विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कौन से राज्य के अंदर है? ये है कर्नाटक के अंदर। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर आर प्रेजेंट इन कर्नाटक। कोलकाता बेस्ड बंधन बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैंक, माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए बंधन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। माइक्रो फाइनेंसिंग इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया, इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे बैंक्स को माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए क्रेडिट दिया जा रहा है, रिजर्व बैंक की तरफ से परमिशन दी जा रही है बैंक खोलने की। बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैं जिनको माइक्रो फाइनेंसिंग का बैंकिंग लाइसेंस मिल जाएगा आने वाले समय में। बंधन बैंक के चेयरमैन हैं अशोक लाहिरी, और बंधन बैंक के मालिक कौन है, इनके फाउंडर कौन है? सो बंधन बैंक के फाउंडर हैं मिस्टर चंद्रशेखर घोष। ये भारत का अकेला बैंक है आज़ादी के बाद जिसका हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, कोलकाता के अंदर। तो ये भी पूछ सकते हैं कि बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है कोलकाता के अंदर। दीपक मोहंती कमेटी का गठन क्यों किया गया? दीपक मोहंती का कमेटी का गठन किया गया वित्तीय समावेश के लिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। हर गरीब के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, सबके पास कार्ड्स होने चाहिए, सबको फाइनेंशियल ब्रैकेट में लाना है, सबको एक टैक्सेबल इनकम के अंदर लाना है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार कोशिश कर रही है, सबके बैंक अकाउंट खुलवा रही है, सबको एक रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड दिया जा रहा है। ये सब किया गया था जनधन योजना के। तो जनधन योजना भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही पार्ट था। जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही किया गया था। ग्रीन सिग्नल किताब किसने लिखी है? ये लिखी है जयराम रमेश ने, जो कि यूपीए सरकार के अंदर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे। पिछले साल एक और किताब लिखी गई 2015 में, स्वराज। ये किताब किसने लिखी है? ये लिखी है आम आदमी पार्टी के फाउंडर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। इंश्योरेंस के अंदर कितना एफडीआई अलाउड है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और अब इंश्योरेंस एग्जाम आने वाले हैं तो ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये है 49%। योगा एक्सप्रेस दिल्ली जो हरिद्वार मेल है उसका नाम पलट के रख दिया गया था योगा एक्सप्रेस। ये कौन से दो शहरों को जोड़ती है? ये जोड़ती है हरिद्वार को अहमदाबाद से। सो हरिद्वार मेल का नाम पलट के रख दिया गया था योगा एक्सप्रेस। 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है, इस उपलक्ष्य में ये किया गया था, उसको बढ़ावा देने के लिए। डच रिपब्लिक, जो कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का एक हिस्सा है, नेदरलैंड का एक हिस्सा है, इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है गिल्डर। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बराबोर्न स्टेडियम कहाँ पर है? ये स्टेडियम है मुंबई के अंदर, क्रिकेट स्टेडियम है ये। सो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो ऑलरेडी पिछले साल जो बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम हुए उनमें पूछे जा चुके हैं, और इनके इसीलिए आने वाले एग्ज़ाम में भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे क्वेश्चंस कवर करूं, ये था भाग 1। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे क्वेश्चन कवर करूं जिनके आने की संभावना आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़्यादा है, जैसे LIC, जैसे DMRC या SIDBI या जो भी ऐसे एग्ज़ाम हैं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो इंग्लिश में भी अवेलेबल होगा, और इंग्लिश का वीडियो अब से कुछ समय बाद या कल शाम तक अपलोड हो जाएगा। और आपको कोई LIC के लिए, मेरे को बहुत सारे लगभग 250 से ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट मिल चुके हैं कि LIC के लिए अलग वीडियो बनाएं, लेकिन उसके लिए अलग वीडियो की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो पिछले 6 महीने के वीडियो हैं, आपको उन्हीं को 4-5 बार देखना है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। फिर भी अगर आप चाहते हैं मैं LIC पर एक वीडियो बनाऊं, तो मैं एक इंश्योरेंस से रिलेटेड जो पिछले साल में इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं उन पे मैं फोकस करूंगा। लेकिन अगर आप पुराने क्वेश्चन देखें, जैसे इसमें इस वाले वीडियो के अंदर जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं, ये सारे पुराने पेपरों से हैं, चाहे वो LIC हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो, तो इनमें आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस से अलग से कोई बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, जनरल करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि LIC के सेपरेट वीडियो की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं एक वीडियो ऐसा बना दूंगा जिसके अंदर इंश्योरेंस से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं मैं वो कवर करूँगा। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। आपके सारे कमेंट्स मुझ तक डायरेक्टली पहुँचते हैं, मेरे इनबॉक्स में डायरेक्टली पहुँचते हैं, और मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ।
समय सीमा के ध्यान में रखते हुए कई बार उतना समय नहीं मिल पाता कि मैं आपको रिप्लाई करूं, लेकिन आप ये मेक श्योर कर रहिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि सारे कमेंट्स मुझ तक पर्सनली पहुंचते हैं। आपका एक एक कमेंट मैं पर्सनली खुद चेक करता हूं, और जब भी संभव होता है, जब भी टाइम मिलता है, मैं उस पर रिप्लाई करता हूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।